मॉर्निंग बच्चों आज है आपकी 28 जनवरी और आज हम करेंगे क्लास 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा चुनावी राजनीति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मतदाता सूची के बारे में और चुनाव अभियान के बारे में कि किस प्रकार से चुनाव अभियान होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतदाता सूची में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मतदाता सूची। मतदाता सूची से क्या अभिप्राय है कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारे देश में मतदान करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, जो 18 या 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। और मतदान योग्य जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, उनका नाम एक सूची में होता है। चुनाव से रिलेटेड जो सूची होती है उसमें होता है और उसी सूची को हम क्या कहते हैं, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे उम्मीदवारों का नामांकन। ये जो उम्मीदवार होते हैं उनका नामांकन कैसे होता है। देखिए, उम्मीदवारों का नामांकन, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। जो भी पार्टियां होती है, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं या दल होते हैं, वो अपनी तरफ से ऐसे कैंडिडेट को खड़े करते हैं, मनोनीत करते हैं, जिन्हें वो पार्टी खुद अपना चिन्ह भी देती है और उन्हें समर्थन भी देती है। ठीक है, पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। जो भी पार्टी के द्वारा जो भी उम्मीदवार मनोनीत किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पार्टी का टिकट। ठीक है, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं या उम्मीदवार मनोनीत किए गए हैं पार्टी के द्वारा, उन्हें अपना नामांकन फॉर्म भरना होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए अपने फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर करवाते हैं अपना नाम, वही चीज़ है यहाँ पे जो नामांकन फॉर्म भरना है प्रत्याशी को। और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। नामांकन फॉर्म भी भरना होता है और कुछ धन भी उन्हें जमा करना होता है सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की गई कि एक नई प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है, एक प्रणाली जारी की गई है जिसके अंतर्गत जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उन्हें कानूनी रूप से घोषणा करनी होगी, जिसमें वो अपना जो घोषणा करेगा उसके अंदर उसको अपना पूरा विवरण देना होता है। पूरा विवरण में उसका आएगा उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। जो भी उम्मीदवार हैं पार्टी के द्वारा जो चुने गए हैं उम्मीदवार, उसको एक अपनी तरफ से कानूनी घोषणा करनी पड़ेगी जिसमें कि वो अपना पूरा विवरण देगा, जिसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। वो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उसमें बताएगा। ठीक है, तो वो ये बताएगा इसके अंदर कि कोई उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला ना हो। ठीक है, और उसके परिवार की क्या संपत्ति है, क्या देनदारियां हैं और उसकी योग्यता क्या है। ठीक है, फिर यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ये सारी चीज़ें सबको बतानी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। जिस प्रकार से ये प्रत्याशियों द्वारा या उम्मीदवारों द्वारा ये अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी जो उनकी जानकारी है वो जो दी जाती है, उसके आधार पर ही जो पार्टी है वो उन्हें चिन्ह देगी या नहीं देगी, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करेगी या नहीं करेगी, तो इस चीज़ के निर्णय ले सकती है वो पार्टी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होता है।
चुनाव अभियान क्या होता है देखते हैं। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। देखिए, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट, लाभ या हानि, हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो इसी तरह से जब चुनाव अभियान होता है, जब इलेक्शन आते हैं, उस टाइम पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कौन सा जो प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, वो बेहतर रहेगा, कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, कौन सी पार्टी अच्छी नीतियाँ बनाएगी। तो इस चीज़ पे खुली रूप से बातचीत करना आवश्यक होता है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। जब भी चुनाव प्रचार होता है तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को भी मिलेगी कि मीडिया पे बहुत सारी जो मीडिया होती है वो भी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि भाई कौन सी सरकार बेहतर होगी, कौन सी पार्टी शासन में आएगी, इस तरह की वो खुली चर्चा करते हैं। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। जो ये चर्चा होती है या फिर जो अभियान होते हैं चुनाव से रिलेटेड, जो भी प्रचार प्रसार होता है, वो कब से कब तक होता है। जो अंतिम सूची होती है, अंतिम सूची की जो घोषणा होती है, जैसे जो लिस्ट निकाल दी गई है उम्मीदवारों की, उस दिन से और मतदान होने की तारीख के बीच में 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। उसके बीच में ये चीज़ें चलती हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। देखिए क्या है कि जो भी हमारे देश में जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव का जो कानून बनाए गए हैं, उसके अनुसार जो कोई भी पार्टी है या उम्मीदवार है, वो अपने जो मतदाता हैं, जो आम जनता है, उन्हें रिश्वत या धमकी नहीं दे सकते, या जाति या धर्म के नाम पे कोई अपील नहीं कर सकते कि जाति या धर्म का नाम लेकर के उनसे वोट मांग लिया जाए। इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। या फिर चुनाव प्रचार के लिए जो सरकारी संसाधन है, उनका उपयोग नहीं कर सकते। और लोकसभा चुनाव के लिए जो पूरे लोकसभा क्या है, केंद्र की सरकार होती है, ठीक है। तो ये पूरे देश को देखती है। तो अगर लोकसभा का चुनाव हुए हैं तो उसमें निर्वाचन के लिए कोई भी उम्मीदवार 25 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। और इसी प्रकार अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, राज्य की विधानसभा में हो रहे हैं, तो वहाँ पे निर्वाचन के लिए उम्मीदवार 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते। तो ये उन्हें कंट्रोल में करने के लिए एक तरह से ये चीज़ें रखी गई हैं। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। जो हमारे देश की जो भी पार्टियां हैं, वो सारी जो हैं चुनाव अभियान को चलाने के लिए एक आदर्श रूपी जो कानून बनाए गए हैं, जिन्हें हम आदर्श आचार संहिता के नाम से जानते हैं, उसे बनाने के लिए सहमत हो गए हैं, ठीक है। वो आचार संहिता क्या होती है, देखिए इसके अनुसार, यानी आचार संहिता के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो भी आचार संहिता है, वो उसके अनुसार कोई भी पार्टी का उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव करके किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि चुनाव के लिए, देखिए चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है, उसके बाद में कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो सरकारी वाहनों का यूज़ नहीं कर सकता, हवाई जहाज़ों का यूज़ नहीं कर सकता, अपने अधिकारों का यूज़ नहीं कर सकता, और जो उनकी परियोजनाएं हैं
कोई भी स्कीम अगर लागू करनी है वो उस वक्त लागू नहीं कर सकते। कोई भी इस तरह के बड़े निर्णय नहीं ले सकते जब आचार संहिता लागू होती है उसके बाद, ठीक है। आचार संहिता के दौरान में कोई भी दल किसी भी तरह के बड़े ऐसे वादे नहीं कर सकता, बड़े नीति निर्णय नहीं ले सकते कि उनसे वो आम जनता को प्रभावित कर सके, ठीक है। या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना क्या है? चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं। चुनाव का ये चीज़ें क्या है जो अभी हमने पढ़ी, मतदाता सूची या चुनाव अभियान, ये क्या है? मतदान होने से पहले की घटनाएं हैं जो कि राजनीतिक दल द्वारा की जाती है। और मतदाता सूची जो है चुनाव आयोग द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या होता है? मतदान, ठीक है। और फिर मतदान के बाद में मतगणना होती है, जो भी वोट पड़ते हैं उनकी गणना की जाती है। तो चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम के नाम से भी जानते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है। जो भी एजेंट हैं, ठीक है, उम्मीदवार के जो भी एजेंट हैं उन्हें अनुमति दी जाती है। जो मतगणना हुई है उसके मतगणना के समय में वो लोग वहाँ पे बैठेंगे। क्यों? ताकि वो सुनिश्चित कर सकें, ताकि वे सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो, ठीक है, ठीक से हो चुनाव और मतगणना, इसलिए उन्हें बिठाया जाता है वहाँ पे। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। और अंत में जब वो उनकी मतगणना हो जाती है उसके बाद में जिस भी उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची वह सूची है जिसमें हमारे देश के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। और मतदान योग्य लोगों की सूची चुनाव में काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को ही मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे विवरण दे रखा है कि अपनी पूरी जानकारी देगा। उसकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इसकी जो परिवार की संपत्ति है उसके बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से आपको खुद से ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता क्या है? इसमें देखिए, जो भी आचार संहिता होती है उसके अंतर्गत कुछ इसके अंतर्गत कि दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इनके अनुसार जो सरकारी वाहन है, हवाई जहाज़ हैं, अधिकारी हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। या जब से चुनावों की घोषणा हो जाती है उसके बाद से कोई भी मंत्री, कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार की परियोजना या फिर कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है? आपके आदर्श आचार संहिता। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? क्यों मौजूद रहते हैं? वो इसलिए मौजूद रहते हैं ताकि मतगणना और चुनाव ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं वो इस चीज़ को देख सकें, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।